Good morning, children. And how are you? I hope that you all are going very fine, very fit, very healthy. And also, I hope that you are feeling very happy, isn't it? So, children, have a big. Let's start the day with some positive notes and thoughts and beautiful dreams and beautiful desires. Okay, and always have a smile on your face and always look forward and never look back and always fill your heart and mind with beautiful thoughts and positive notes. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जो है आप अपने दिलो दिमाग को बहुत तरोताज़ा और बेहतर रखिए। तो बच्चों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जो है पिछला पाठ हम समाप्त कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम था भारत में नव जागरण। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर टू यू ऑल्सो। और अब जो इस लेक्चर में जो है हमने भारत के नव जागरण में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी और उस पार्ट में जितनी भी चीज़ें थी हमने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि हमने उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, उस पार्ट में हमने जो है वो नवजागरण का परिभाषा हमने पहले जानी कि नवजागरण का मतलब क्या है और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका आरंभ कैसे हुआ और किस तरीके से ये इटली से यूरोप से भारत में इसका प्रभाव दिखने को मिला, ये हमने डिस्कशन किया था। भारत के नवजागरण की जो लहर थी उसका असर भारतीयों पर किस प्रकार पड़ा, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था, चर्चा किया और हमने ये भी पढ़ा साथ साथ कि किस तरीके से भारत के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, जो चिंतन करने वाले थे, जो विचार विमर्श करने वाले थे, जो विचारक थे, जो आदर्शवादी थे, इन लोगों ने किस तरीके से नव जागरण को एक ढाल बनाकर, उसको एक वेपन बनाकर, एक हथियार बनाकर भारतीय समाज की कुरीतियों का उन्होंने अंत किया और यहाँ पे विद्यमान जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उसका उन्होंने अंत करके एक नए समाज की परिकल्पना, एक नए समाज का ढांचा तैयार किया। और जो आज भी जो हमारे सामने इंडियन सोसाइटी है, जो हमारे सामने भारतीय समाज है, शायद उन्हीं समाज सुधार के अथक प्रयासों का जो है वो फल है। अब बच्चों, अब आज के लेक्चर में हम दूसरा पार्ट, नया पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 8 जो है आपके पुस्तक से, इतिहास बुक से, पार्ट 8 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। अब ये पार्ट हम जो है आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक महत्वपूर्ण टर्म यानी महत्वपूर्ण जो शीर्षक है राष्ट्रवाद, उसका मतलब आपको पहले समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद मतलब होता क्या है। वैसे तो आप सभी जानते हैं पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है। हमारे देश में ये जो कॉन्सेप्ट थी, जो अवधारणा थी पैट्रियोटिज्म या राष्ट्रवाद, इसकी अवधारणा तब पनपी जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। हम अंग्रेज़ों के अधीन तो बहुत सालों से चले आ रहे थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो 1857 की लड़ाई से ही शुरू हो गई थी, या उससे पहले भी लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक होना शुरू हो चुके थे। बच्चों, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है, उस स्पेसिफिक टर्म का मतलब क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम, यानी राष्ट्र के प्रति आपका अपना कंसर्न, लव और आपका जो एक लगाव, दैट इज़ कॉल्ड राष्ट्रवाद। यानी लव टुवर्ड्स योर नेशन इज कैन बी टर्म्ड एज राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। यानी हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना इज कॉल्ड राष्ट्रवाद, उसको हम नेशनलिज्म कह सकते हैं। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तब और गहरा हो गया बच्चों जब इसको स्वराज से मिला दिया गया, यानी स्वराज्य की अवधारणा को राष्ट्रवाद की अवधारणा से जब मिक्स कर दिया गया, तो ये राष्ट्रवाद की जो मीनिंग थी, जो उसका असर था, जो उसका अर्थ था, वो और गहरा हो गया और लोगों में एक बहुत बड़ी कैसे कि बहुत बड़े बदलाव की जो है उस स्थिति पैदा हो गई थी। तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रवाद के बारे में कि भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसका विकास कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों पे भारत के राष्ट्रवाद ने असर किया। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे, कि मतलब इसके उद्घोष की जो के रीजंस क्या थे, उदय होने के कारण क्या थे।
राष्ट्रवाद भारत में पनपा कैसे? वैसे तो हमने भारत में राष्ट्रवाद आने से पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट और धारणा पहले ही आ चुकी थी, फ्रांस में पहले ही आ चुकी थी, रशिया में पहले ही आ चुकी थी, और अमेरिका में पहले ही आ चुकी थी। और यूरोप के ज़्यादातर देशों ने राष्ट्रवाद की कॉन्सेप्ट अवधारणा को पहले ही जान लिया था, और वहाँ के बहुत सारे देश जो है वो आज़ाद भी हो गए थे उपनिवेशक देशों से। तो यही चीज़ जो है वो भारत में भी घटित हुई। भारत में भी जो है वो भारत के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो जब संघर्ष की घोषणा हुई तो राष्ट्रवाद की लहर भी साथ में दौड़ी। और यहाँ के जो लोग थे, या हम भारतीय लोग जो थे, वो इस अवधारणा से अपरिचित थे पहले, लेकिन जब उनको समझ में आने लगा, जब चीज़ें, बहुत सारे कार्य ऐसे उत्पन्न हुए जिसकी वजह से जो है बच्चों, वो भारत के लोगों ने राष्ट्रवाद को समझा और देश प्रेम की अवधारणा को, देश प्रेम की भावना को उन्होंने जो है वो अपने व्यवहार में वो ले आए। और इसका नतीजा ये हुआ कि अथक प्रयास, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, बहुत सारे संघर्ष हुए, और इसका नतीजा ये हुआ कि 1857 में 1957 यानी 1847 में हमें आज़ादी मिली। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। हम आपको स्लाइड या नोट्स के थ्रू बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास किस प्रकार हुआ। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो इसकी जो लिटरली जो शाब्दिक परिभाषा है बच्चों, वो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम जो आदर्श हैं उनको बनाए रखने के सिद्धांत को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब बच्चों पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति से कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है। देशभक्ति का मतलब ही होता है कि देश के प्रति आप अपनी श्रद्धा रखना, देश के प्रति आप अपने प्रेम भाव को जागृत करना या उन्हें दिखाना, उसको प्रदर्शित करना, दैट इज़ कॉल्ड देशभक्ति। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब भी, तो बच्चों राष्ट्रवाद का मतलब भी इससे कुछ मिलता ही जुलता है देशभक्ति का, कि देश के प्रति जो है अपनी निष्ठा शो करना, अपनी उसकी प्रगति और उसके सारे जो नियम कानून है देश को, उसको मानना, उसका पालन करना, और उसके सिद्धांत जो देश के संवैधानिक सिद्धांत हैं, जो देश के राजनीतिक सिद्धांत हैं, जो देश के सामाजिक सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत जो नैतिक सिद्धांत है, वो उसके सिद्धांतों को मानना, उसके सिद्धांतों को बनाए रखना, उसके सिद्धांतों की रक्षा करना और देश के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रदर्शित करना, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। तो सेम चीज़ बिल्कुल आपका देशभक्ति है, लेकिन देशभक्ति में एक कहते हैं कि भावनाओं का एक असीम जो होता है, एक एक्सटेंट, एक असीम दशा हम देख सकते हैं पैट्रियोटिज्म में या देशभक्ति में, और राष्ट्रवाद भी इससे मिलता ही जुलता होता है। तो बच्चों अब परिभाषा के बाद अब हम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास किस प्रकार हुआ, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय जब हुआ तो किन कारणों से हुआ, यानी राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या क्या कारण थे। अब हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा जानने के बाद अब चलिए हम पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, जो विकास हुआ, उसकी किन किन परिस्थितियों में हुआ, और राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या कारण थे। बच्चों जो ये भारतीय आंदोलन जो शुरू हुआ था, भारतवर्ष में भारतीय आंदोलन शुरू हुआ था, ये जो है विदेशी साम्राज्य की जो चुनौती थी उसके जवाब में हुआ था। यानी उसके विदेशी साम्राज्य की जो विदेशी शासन जो विदेशी अंग्रेज़ शासन जो हम पे राज्य कर रहे थे, उसकी जवाब में ये राष्ट्रीय आंदोलन जो था, ये राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो उसके लिए वो उसके प्रति एक जवाब के रूप में ये उदय हुआ उसका। अब जो ब्रिटिश शासन ने अपने सुख सुविधा के लिए या अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए, अपने जो है वो कंफर्ट के लिए उसने कुछ विकास, भारत में कुछ विकास किए, कुछ डेवलपमेंट्स किए।
ये डेवलपमेंट्स, ये विकास जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने आराम, अपनी सुविधा के अनुसार बनाए थे, किए थे। लेकिन इसका जो लाभ था, उसका जो प्रॉफिट था, इसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी हुआ, यानी भारतीयों को भी हुआ। क्योंकि जो ये विकास, जो डेवलपमेंट्स किए वो भारत में किए गए, तो जो भारत में किए गए वो यथायथ जो है वो भारत के लिए भी लाभप्रद हुआ। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी बच्चों, और वही परिस्थितियाँ जो थी वो राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण भी बने। तो चलिए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कारण था वो था भारत की राजनीतिक एकता। अब जैसा कि आप कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ी शासन था वो एक सी प्रणाली और एक सी सोच के अनुसार चल रहा था। यानी अंग्रेज़ी शासन जो था वो उसका आधिपत्य भारत पे था, या उनकी अपनी एक ही समस्या थी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, एक जैसे कानून बनाए जो भारत के लिए सर्वथा वही चला आ रहा था। तो एक सी समस्याएं और एक सी अधीनता और एक सी समस्या बच्चों, इसके वजह से भारत को इन कानूनों, इन सब परिस्थितियों ने जो है भारत को एक से सांचे में ढालना शुरू कर दिया। यानी लोग जो है वो अवगत हो चुके थे कि अंग्रेज़ी शासन की तो यही नीति है, अंग्रेज़ी शासन तो हमारे पर अधिपत्य है, हमारे पर शासन है उसका, और उनकी एक ही समस्या है कि हम जो है उनके अंडर में, या हम उनके जो है वो गुलाम हैं। तो ये, और उनके कानून भी हमारे लिए एक जैसे हैं। तो इन सब चीज़ों ने भारतीयों को जो है एक सांचे में ढालना शुरू कर दिया। और फिर जो ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, ये जो कॉलोनियल पावर थी, ये जो कॉलोनियल जो शक्तियाँ थी, जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, इनके द्वारा क्या हुआ, देश में जो है वो कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषाई विरोध के ये जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी बच्चों, ये देश में भेदभाव की, क्षेत्र और भाषा के आधार पर जो है भेदभाव पैदा के बीज उन्होंने बोना शुरू किया था। सांप्रदायिकता की बातें होने लगी थी। यानी ये जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, ये देश में सांप्रदायिकता और भाषाई और क्षेत्रीय भाषा के आधार पे भेदभाव के जो बीज उन्होंने पहले ही बो दिए थे। लेकिन इस बीज के बोने के बावजूद भी, इन सब चीज़ों के फैलाने के बावजूद भी जो है ये भारतीयों में जो है ये एक राष्ट्रीय भावना जो है वो उत्पन्न हुई, पनपी। ये अखिल भारतीय, यानी हम भारतीय हैं, इस जैसी भावना जो है वो पनप उठी थी। और क्या कहते हैं, और इसीलिए जो है, और इन सब चीज़ों और इस भावना ने जो है वो राष्ट्रीय एकता को जो है जन्म दिया, उसको बढ़ावा दिया। ये तो आपका पहला पॉइंट रहा बच्चों। दूसरा पॉइंट आपका है तीव्र परिवहन, यानी कह सकते हैं ना कि फास्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो था आपका, जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम, जैसा कि हमने बताया भी, अभी हमने बताया है कि जो ब्रिटिश शासन था वो अपनी सुविधा के अनुसार उसने भारत में कुछ विकास किए, कुछ डेवलपमेंट्स किए। उन्हीं डेवलपमेंट में से एक विकास था तीव्र परिवहन, यानी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या था कि जो ये, अगर हम कहें कि जो ये प्रशासनिक सुविधाएं थीं और सैनिक को रक्षा करने के उनका जो उद्देश्य था, और आर्थिक व्यापार और व्यापारिक शोषण की जो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का विकास किया। यानी जो है प्रशासनिक सुविधाएं मजबूत बने और अच्छे से चले, सैनिक रक्षा हो सके, उनके उद्देश्य को पूरा करना, आर्थिक व्यापार और व्यापारिक जो है वो शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए, जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ी शासन ने जो है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो है प्लानिंग की, इसकी योजना बनाई। इस योजना के तहत क्या हुआ, पक्के मार्ग बनाए गए, और इससे पक्के मार्ग यानी जो आपके हैं पक्के रोड्स बनाए गए, मार्ग बनाए गए, रास्ते बनाए गए, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इस पक्के रोड के बनने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो परिवहन और इजी हो गया और आरामदेह हो गया, और एक गांव दूसरे गांव से जुड़ने लगे, और बहुत सारे गांव नगरों से भी जुड़ने लगे। और इस तरीके से इस तीव्र परिवहन ने देश को एकता में बांधने का कार्य किया। लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगे, और फिर जब एक दूसरे से जुड़ने लगे, गांव गांव से जुड़ा, शहर शहर से जुड़ा, गांव शहर से जुड़ा। तो इस तरीके से जो ये जोड़ने का काम था इस तीव्र परिवहन ने पूरा किया। और ये सिर्फ लोगों को ही इसने नहीं जोड़ा, शहरों को शहरों से गाँव को, और गाँव को शहरों से ही इसने नहीं जोड़ा, बल्कि लोगों की भावनाओं को भी एक दूसरे से जोड़ा।
तो इस तरीके से जो है देश की एकता को बांधने में जो है ये एक बड़ा कार्य किया। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो था रेल साधन, यानी जो ये रेल ट्रांसपोर्टेशन था, ये रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन था, रेलवे का जो परिवहन था, ये सबसे बड़ा इसने योगदान किया, क्योंकि ये जो है इसने लोगों की जो दूरियां जो है वो कम कर दी, लोगों के बीच की दूरियां कम। तो ये रेल जो परिवहन था बच्चों, जो रेल का साधन था, इसने लोगों के बीच की दूरियां जो है वो कम कर दी और लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। आपका अगला है डाक और संचार व्यवस्था। ये तो बहुत ही बड़ा ये बहुत ही लाभदायक व्यवस्था थी बच्चों कि सन 1850 के बाद जो है मॉडर्न डाक व्यवस्था ने, आधुनिक डाक व्यवस्था और बिजली के तार ने देश को एक दूसरे से बांधने का, देश को एक करने में सहायता की। कैसे? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र थे, समाचार पत्र थे, पार्सल थे, ये सबको, पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था जो है वो देश में सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिए। यानी ये जो समाचार पत्र थे और अंतर्राष्ट्रीय पत्र थे या मैगजीन्स थी या पार्सल थे, ये संदेश जो एक दूसरे को दिए जाते थे, ये देश में जो है वो सामाजिक तौर पे देश को जो है वो सामाजिक तौर पे देश में परिवर्तन ले आए, शैक्षणिक रूप में, बौद्धिक रूप में और राजनीतिक रूप में भी देश के जीवन को बदल दिया, ये देश के समाज को उसने बदल दिया। अब डाक खानों द्वारा जो राष्ट्रीय साहित्य थे, डाक खानों द्वारा लोग राष्ट्रीय साहित्य को जो भी एक दूसरे से को भेजने लगे और एक दूसरे की भावनाओं को लोग पढ़ने लगे, एक दूसरे की सोच को वो जानने लगे। अब संदेशों को जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता था और लोग जो है वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है, ज़्यादा प्रोग्राम या प्लानिंग की योजना वो बनाने में सफल होने लगे। इन डाक व्यवस्था ने, और तार, जैसे पहले तार भेजा जाता था ना, तो डाक और तार की जो व्यवस्था थी, इन्होंने क्या किया कि एक देश में एक क्रांति सी ला दी। और ये आधुनिक जो संचार साधन थे, इन्होंने भारत के अलग अलग भारत देश में अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से जोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरे से संबंध बनाने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को जो है वो बढ़ावा मिला। अब आपका अगला है नए बुद्धिजीवी वर्ग, यानी नया जो एक एलाइट क्लास था, जिसे पढ़ा लिखा वर्ग जिसे कह सकते हैं। तो ये नए बुद्धिजीवी वर्ग वो लोग होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और ये एलाइट क्लास कहलाते हैं, विद्वान वर्ग जिसे कहते हैं। तो ये जो बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल लोग जिसे कहते हैं, हम इंग्लिश में कह सकते हैं, तो ये लोग जो है प्रायः आप कह सकते हैं कि प्रशासक होते हैं, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, ये लोग इस वर्ग में आते हैं। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, तो ये लोग जो है वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों से, वहाँ के अधिकारों से ये अवगत थे, वहाँ उन्होंने वहाँ की व्यवस्था देख रखी थी। जब यहाँ पर वो लौटे तो उन्होंने ये अनुभव किया कि हम भारतीय तो अपने मौलिक अधिकारों के प्रति कुछ जानते ही नहीं हैं, मौलिक अधिकारों के प्रति तो हम शून्य हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है और हम इसीलिए जो है हम इस दासत्व की, इस गुलामी का जीवन या जी रहे हैं। तो ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग था, इन्होंने अपने अनुभव से लोगों को राजनीतिक अधिकारों के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने ये अनुभव किया कि सन 1833 में जब चार्टर एक्ट आया, जिसमें जो है वो भारतीयों को भी ऊंचे पद की नियुक्ति की बात कही गई थी, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया भी था बच्चों। और रानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सन 1857 के बाद जब 1857 की लड़ाई ख़त्म हुई बच्चों, तब भारत में ब्रिटिश राज का जो संचालन था वो ब्रिटिश कंपनी करने लगी इंग्लैंड से। वहाँ से क्वीन विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ वचन दिए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे भारतीयों से। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि भारतीयों को भी जो है वो प्रशासनिक में ऊंचा पद दिया जाएगा, उनकी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो प्रॉमिस जो है, वो वादे जो है, वो वचन जो है वो पूरे नहीं हो पाए। इन सब वचनों को अंकित करने के बावजूद भी जो है भारतीयों को अनदेखा किया जाता था, उनके ऊंचे पदों पर उनको नियुक्ति नहीं होती थी। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग थे बच्चों, इस चीज़ का उन्होंने अनुभव किया और यही चीज़ उन्होंने लोगों को बताया और कहा कि ये चीज़ लोगों को उन्होंने आज जागरूक किया। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो अपने राजनीतिक अधिकारों को पहचानें। अब अगला आपका पॉइंट है अंग्रेज़ी भाषा।
अब अंग्रेज़ी भाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो है, उस समय, उस टाइम जो है ब्रिटिश राज का शासन था भारत पर। तो जो भारत के विभिन्न क्षेत्र थे में स्थानीय बोलियों का प्रचलन था। अब विभिन्न भाषाई क्षेत्र जो थे उनके बीच अंग्रेज़ी भाषा ने एक संपर्क भाषा की भूमिका निभाई। यानी जिसमें कश्मीर से दक्षिण ध्रुव तक सभी क्षेत्रों के जो निवासी थे अपनी बात एक ही मंच पर रख सके। यानी इसने कॉमन लैंग्वेज का काम किया कि लोगों को ये लैंग्वेज अगर लोगों को पता होगी तो लोग जो है वो अपने प्लानिंग्स, अपनी जो योजनाएं हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा जो है वो आदान प्रदान कर पाएंगे। फिर अगला आपका है भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका। अब जो आप संचार माध्यम आपने पढ़ा, परिवहन पढ़ा, बुद्धिजीवी वर्ग का योगदान पढ़ा, तो समाचार पत्र वर्ग या साहित्य की भूमिका कैसे पीछे रहती, उनकी अपनी बहुत अहम भूमिका थी बच्चों। भारत में राष्ट्र भावना के विकास में भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें क्या हुआ, इनके द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं को और आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया। इन समाचार पत्रों में जो है राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लेख लिखे गए, उन पे कविताएं लिखी गईं, बहुत सारे गीत लिखे गए और फिर आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में आर्टिकल्स छपे, लेख लिखे, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने जानना शुरू किया। तब उनमें एक राष्ट्रीय भावना और एक देश प्रेम के प्रति जो भावना है वो उत्पन्न होने लगी, लोग में चेतना जागने लगी। और इन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में जो है संवाद था, सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंद, अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख है। ये जो पत्रिका थी, ये जो मैगजीन थी, ये मैगजीन को जो नाम आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों, जैसे कौमुदी, सोम प्रकाश, बंगदूत, केसरी, हिंदू एवं अमृत बाजार, ये जो मैगजीन थी, ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, यानी ये भरे पड़े हुए थे। इसमें तमाम स्कॉलर ने, तमाम बुद्धिजीवी वर्गों ने, तमाम दार्शनिकों ने, सोशल रिफॉर्मर्स ने, समाज सुधारकों ने, देशभक्तों ने जो है अपने लेख और आर्टिकल, गीत और कविता लिखे थे। इसी प्रकार साहित्य रचनाओं में भी ये तो मैगजीन की बात होगी, और लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, साहित्य जगत की बात करें, तो साहित्य रचनाओं में भी आनंद मठ है, भारत दुर्दशा है, गीतांजलि है। ये सारी जो किताबें थीं, ये सारी किताबें जो थी वो देश भावना से परिपूर्ण थी। इसमें जो कवियों ने जो है अपने देश भावना को इस तरीके से व्यक्त किया था बच्चों, कि लोग जो है वो पढ़कर जो है वो भावात्मक रूप से जो है वो प्रेरित हो गए, और उन्होंने राष्ट्र भावना की अपने अंदर एक ज्योत जला ली, और फिर उन्होंने जो है वो राष्ट्र आंदोलन और राष्ट्र भावना का जो घोषणा हुआ, जो एक इन्वायरमेंट, एक माहौल पैदा हुआ, वो जो है आगे चलकर जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में होने वाला था। तो इस तरीके से ये साहित्य जगत और समाचार पत्र भी उन्होंने राष्ट्रीय भावना के विकास में अहम भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला आपका शीर्षक बच्चों है वो है अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ। यानी भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि अंग्रेज़ों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था। यानी उनको लगता था कि वो सबसे सुपीरियर हैं, वो वाइट हैं, वो सुपीरियर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो एडवांस्ड हैं, उनके पास वो सारी सुविधा हैं, वो अमीर हैं, उनमें कोई गरीब नहीं है, और वो लॉयल है, फेथफुल है। इन सब चीज़ों का उनमें बड़ा घमंड था, ये सब चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा गर्व था, बहुत घमंड था। तो ये भी भावना थी। तो बच्चों, अंग्रेज़ों को इस बात का जो दंभ माने घमंड करना, तो अंग्रेज़ों को इस बात का घमंड था कि वो सुपीरियर हैं, और जो इसी वजह से वो भारतीयों को नीचा देखते थे। और वो उन्होंने यहाँ तक ये भी था कि भारतीय जो थे यूरोपीय लोगों के जो क्लबों में नहीं जा सकते थे, उनके क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे, उनकी कॉलोनीज़ में वो प्रवेश करने की उनकी अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें उस गाड़ी के डब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी, यात्रा करने की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्रा कर रहे थे। तो इस तरह का भेदभाव जो है अंग्रेज़ शासकों का, इस तरह का जो भेदभाव था, वो भी रिस्पॉन्सिबल, वो भी उत्तरदायित्व तो बना राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए। क्योंकि लोगों में ये हीन भावना पैदा हो गई कि हमारे ही देश में आकर हम पर ही अधिकार जमाकर और हमसे ही भेदभाव करना, और ये हमको अनुभव कराना कि हम नीचे जात के हैं, या हम इतने सुपीरियर नहीं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं, या हम किसी क्षमता के योग्य नहीं हैं। तो ये भावना जो है भारतीय लोगों में पनपी, और जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अब अगला आपका शीर्षक है बच्चों आर्थिक राष्ट्रवाद। अब इसमें देखिए, अंग्रेज़ों की जो पक्षपात आर्थिक और राजस्व नीति थी, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी जो अंग्रेज़ों की जो ये डिस्क्रिमिनेटेड
इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो पक्षपात आर्थिक नीति थी और राजस्व नीति। तो बच्चों, जो भारत की अंग्रेज़ों की जो ये पक्षपात भेदभाव करने वाली आर्थिक नीति थी और राजस्व नीति थी, इसका जो रिस्पॉन्स में, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये भी एक कारण बना। और 19वीं शताब्दी के पहले इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था, यानी वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था और उसे अपने रास्ते जो है वो उसे अपने सस्ते कच्चे माल और तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी, एक मार्केट चाहिए था उसे। तो ये भारत की जो सभी आर्थिक नीतियाँ थीं, चाहे वो कृषि की बात हो, चाहे वो उद्योग की बात हो, चाहे वो वित्त की बात हो, चाहे वो शुल्क की बात हो, चाहे विदेशी पूंजी निवेशन की बात हो, चाहे विदेशी व्यापार की बात हो, चाहे बैंक व्यापार की व्यवसाय की बात हो, ये सारी जो नीतियाँ थीं बच्चों, ये जो आर्थिक क्षेत्र थे, इन अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई थी। यानी अंग्रेजी इकोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जो आर्थिक नीतियाँ थीं, कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क और विदेशी पूंजन, विदेशी व्यापार, ये बैंक बिजनेस, ये सब गठित की गई थी ताकि अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का सही तरीके से संचालन हो सके, उनको मजबूती मिल सके। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों का टकराव होता था, यानी जब भारतीय विकास और अंग्रेजी हितों में अगर संघर्ष होता था, बीच में टकराव होता था, तो बलि सदैव भारतीय हितों की होती थी। तो हमेशा भारतीय वेलफेयर यानी भारतीय हितों की ही बलि चढ़ती थी, यानी भारतीय हितों को ही नकार दिया जाता था और अंग्रेजी हितों की ही बात कही जाती थी। चाहे वो पनिशमेंट की, दंड की बात क्यों ना हो, अगर कोई भारतीय किसी एक अपराध की वजह से अगर वो 1 साल की सज़ा पाता था बच्चों, तो उसी अपराध के लिए यूरोपीय या अंग्रेज़ी जो व्यक्ति था वो कम सज़ा पाता था। तो इस तरह से अंग्रेज़ अपने हितों को सर्वोच्च मानते थे और भारतीयों के हितों की बात नकार दी जाती थी। तो इस तरह की जो भेदभाव थे, ये भी कहीं ना कहीं, ये इस तरह का आर्थिक राष्ट्रवाद, इस तरह का जो आर्थिक नीति थी अंग्रेज़ों की, वो भी राष्ट्रीय भावना के विकास में जो है वो बहुत अहम उसने भूमिका निभाई। और बच्चों, जो है आपका, हम कह सकते हैं कि जैसे और इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, तो इन्होंने क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने इस पुस्तक में धन निकासन के सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन के रूप में उल्लेख किया है। यानी उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारतीय मंडी में, भारतीय बाज़ार में अंग्रेज़ों की अपनी आर्थिक नीति लागू हुई और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ की बाज़ार में अपना प्रॉफिट कमाया, अपना लाभ कमाया, अपने सस्ते कच्चे माल को लागू किया और यहाँ से उन्होंने धन अर्जित किया, यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट या लाभ कमाया और अपनी आर्थिक नीति को उसने मजबूत बनाया और भारतीय बाज़ार कमज़ोर हो गया और भारतीय हितों को नकार दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो भारतीयों में ये कॉम्प्लेक्स, ये हीन भावना पैदा हो गई और उनको आक्रोश आ गया और उन्होंने फिर ये तय किया कि नहीं, अब हमको अपना, तो बच्चों भारतीयों ने तय किया कि अब हमको अपना स्वराज्य चाहिए, अपना राष्ट्र चाहिए। और फिर उन्होंने जो है अपने इस राष्ट्रीय भावना को और उन्होंने विकास और उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय भावना को उनमें और जो है उसकी लहर दौड़ी और लोगों ने राष्ट्र, और इस तरीके से आर्थिक राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय भावना के विकास का एक कारण बना। तो बच्चों आज हम यही स्टॉप करते हैं, वी विल स्टॉप हियर टुडे। और अगले सेक्शन में जो है अगला शीर्षक पढ़ेंगे सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और अगला शीर्षक भी जो है हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फिर इसके बाद अगले लेक्चर में इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। और आप जो है वीडियो ज़रूर देखिए।